यहाँ तक हमने बात की है देश के राष्ट्रपति के बारे में, उनके बारे में, उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना। अब मैं दूसरा टॉपिक जो ले रही हूँ अभी, वो मैं ले रही हूँ उपराष्ट्रपति। ठीक है, यानी देश के उपराष्ट्रपति। यहाँ भारत के संदर्भ में ही हम सारी बातें कर रहे हैं। तो देखिएगा, उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति की तर्ज पर, अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 63, कौन सा? अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और ये बताइए, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा किसमें वर्णन था? तो ऐसा वर्णित था आपके किसमें? अनुच्छेद नंबर 52 में। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार, कौन सा अनुच्छेद? 66। इसके अनुसार उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। जो आपके दोनों सदन है, कौन कौन से? राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है, तो उसके जो निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। किसको हम बात कर रहे हैं यहाँ पे? भारत के उपराष्ट्रपति को। आगे देखिएगा, योग्यताएं। उपराष्ट्रपति पद के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक तथा 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए। वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। जबकि जब हमने बात की थी राष्ट्रपति की, तो वहां पे हमने क्या कहा था कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लेकिन जब हम उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं तो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तथा किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। जबकि राष्ट्रपति के लिए मैंने आपको कितना बताया था? 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक। आगे देखिएगा, इस प्रयोजन के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है। यानी ये सारे जितने भी आपको पद बताए गए हैं, ये सारे आपके लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। पदावधि यानी उनकी पद की जो अवधि है वही, जैसा कि आपने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था, 5 वर्ष। और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? 67 में। इससे पूर्व भी वह किसी भी समय अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके दे सकता है? राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति जी को दे सकता है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा संकल्प पारित कर हटाया जा सकता है। क्या पारित कर? संकल्प पारित कर हटाया जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा के तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत के द्वारा। इसके लिए लोकसभा की सहमति भी आवश्यक है। इसके लिए लोकसभा की सहमति भी आवश्यक है। इसके लिए 14 दिन पूर्व में लिखित सूचना देना अनिवार्य है। आगे देखिए, शपथ, उपराष्ट्रपति की शपथ। तो देखिए 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएंगे अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती है। वेतन मैंने आपको बताया था अभी ऊपर। तो देखिए, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति का वेतन तथा भत्ता प्रदान किया जाता है। राज्यसभा के सभापति का वेतन वर्तमान में 4 लाख रुपए है, जबकि राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख रुपए। आगे देखिएगा, जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति को दिए जाने वाले वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। उस दौरान उसे राष्ट्रपति का वेतन प्राप्त होता है। मतलब जब वो राष्ट्रपति का कार्य करेंगे, उनका कार्यवाहक कार्य संभालेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे, तो उनको राष्ट्रपति वाला ही वेतन दिया जाएगा। किनको? उपराष्ट्रपति जी को। ठीक है, अन्यथा उन्हें सभापति को दिए जाने वाले वेतन या भत्ते दिए जाते हैं। आगे देखिएगा, किसके सभापति? राज्यसभा के सभापति। मैंने आपको बताया था। शक्तियां एवं कार्य, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 एवं 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ठीक है, इसलिए किसी विषय पर मत देने का अधिकार उसे नहीं होता है, परंतु बराबर मतों की स्थिति में वह निर्णायक मत देता है। यदि बराबर मत हो जाएंगे तो उसका जो वोट होगा वो निर्णायक मत के रूप में साबित होगा। मान लीजिए 2 लोग खड़े हैं और दोनों को ही सपोज करिए 60-60 वोट्स मिल जाते हैं, तो उपराष्ट्रपति का जो वोट होगा, यदि इस व्यक्ति को दे दिया तो
61 होगा, या इसको दे दिया तो इसके 61 हो जाएंगे। तो इस तरीके से उसका जो वोट है वो निर्णायक मत होता है। आगे देखिएगा, जब राष्ट्रपति का पद उसके त्याग पत्र, निष्कासन, मृत्यु तथा अन्य कारणों से रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि राष्ट्रपति यदि किसी कारणवश नहीं है तो उनकी जगह कौन कार्य संभालेगा? उपराष्ट्रपति। अब देखिए भारत के उपराष्ट्रपति की बात कर लेते हैं। तो देखिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन क्रमानुसार प्रथम कार्यकाल 1952 से 1962 तक, ठीक है, और पहला जो कार्यकाल था 52 से 57 तक और दूसरा था 57 से आपका 62 तक, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपके जाकिर हुसैन, थर्ड है आपके वीवी गिरी। तो पहले कौन से इंपॉर्टेंट हो गए? डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी, ठीक, और इन्होंने लगातार 2 बार जो है उपराष्ट्रपति का पद संभाला है और उसके बाद वो क्या बने थे? आपके देश के राष्ट्रपति बने थे 2nd नंबर के, ठीक। आगे देखिए जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, वीडी जत्ती, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, आर वेंकट रमन, फिर आपके डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, हामिद अंसारी, देखिए ये भी 2 बार बने आपके हामिद अंसारी जी 2007 से 17 तक, वेंकैया नायडू, फिर आपके वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़ जी, जो कि 11 अगस्त 2022 से अब तक हैं और इनका क्रम देखिए कौन सा है? 14वां क्रम है, ठीक है। तो देखिए ये आप लास्ट के 3-4 याद रखिएगा उपराष्ट्रपति के रूप में: भैरव सिंह शेखावत 11, 12 हामिद अंसारी, 14 वेंकैया नायडू और आपके जो 14वें हैं वो है आपके जगदीप धनखड़ जी, जो कि वर्तमान में भी हैं। और ये पहले कहाँ के गवर्नर थे? तो ये आपके पश्चिम बंगाल के इससे पहले गवर्नर के पद पर थे। आगे देखिएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है। यदि उपराष्ट्रपति किसी कारणवश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने महीने तक? 6 महीने की अवधि तक वो कार्य कर सकता है। इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक है। जब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता, ठीक है। जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे तो राज्यसभा के वो सभापति के रूप में काम नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का अंतिम निपटारा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। निर्वाचक मंडल अपूर्ण होने की स्थिति में इनके चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है। यदि निर्वाचक मंडल पूरा नहीं है तो इनका जो चुनाव हुआ है उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। और यदि कोई भी विवाद है जो कि इनका चुनाव से संबंधित है तो उसका निपटारा आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा प्रधानमंत्री एवं आपका मंत्री परिषद। तो देखिए अब हम अगला इसमें बात करते हैं प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। किसकी? प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद की। तो देखिएगा भारतीय संविधान के तहत लोकतंत्र की संसदीय शासन प्रणाली, भारतीय संविधान के तहत लोकतंत्र की संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इस व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रधान होता है, ये मैंने आपको भी बताया था। और जबकि वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती हैं? प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। ये सब मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। आगे देखिएगा, अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। कौन होगी? राष्ट्रपति की सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में इनकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। सामान्यतः राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। किसको वह प्रधानमंत्री बनाता है? जो कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त करता है। तो बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है कौन? राष्ट्रपति। आगे देखिए 75(1) के अनुसार यानी 75(1) आर्टिकल के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को राष्ट्रपति द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। यानी कि प्रधानमंत्री समेत जितने भी मंत्री होते हैं जो कि सरकार बनाते हैं तो उन सभी को कौन उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो वो है आपका राष्ट्रपति।
अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्रिपरिषद आपके लोकसभा के प्रति। यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को क्या देना पड़ता है? त्यागपत्र देना पड़ता है। कब? यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो। 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में ये प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है ना। तो मान लीजिए सपोज फॉर एग्जांपल यदि लोकसभा में जो कुल सदस्य हैं वो 100 हैं, तो यानी कि 100 में से केवल 15% जो कि आपकी संख्या हो गई 15, इतने ही क्या हो सकते हैं आपके प्रधानमंत्री को मिला के मंत्रियों की संख्या हो सकती है मंत्रिपरिषद में। आगे देखिएगा प्रधानमंत्री को अब हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रधानमंत्री हमारे देश में रहे हैं। तो देखिएगा जवाहरलाल नेहरू, ये आपके 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 यानी कि 1964 तक रहे हैं। ठीक है, 1947 से 1964 तक। नेक्स्ट है आपके गुलजारी लाल नंदा जो कि आपके 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक रहे हैं और ये कार्यवाहक रहे हैं। आगे हैं आपके लाल बहादुर शास्त्री, फिर हैं आपके गुलजारी लाल नंदा, फिर हैं इंदिरा गांधी जी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, फिर हैं आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह, फिर हैं चंद्रशेखर, फिर पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी, जो कि आपके कब से कब तक हैं? 2014 26 मई 2014 से अब तक आपके कौन है? ये आपके प्रधानमंत्री बने हुए हैं। आगे देखिएगा मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों का संसद के किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। यानी मंत्रिपरिषद के जितने भी सदस्य होते हैं उनको संसद के किसी भी सदन का, 2 सदन होते हैं ना, लोकसभा राज्यसभा, इनका सदस्य होना अनिवार्य है। अनुच्छेद 75(5) के अनुसार यदि मंत्री बनते समय वह संसद सदस्य नहीं है तो फिर 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, अन्यथा पद छोड़ना पड़ेगा। आगे देखिएगा मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? देखिए ये भी एक प्रश्न हो गया। अच्छा, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अब देखिए प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिमंडल का तथा सभी मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिपरिषद का गठन होता है। यानी यदि हम प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को मिला दें तो क्या होगा? मंत्रिमंडल का। और यदि हम सभी मंत्रियों को मिला दें तो किसका गठन हो जाएगा? मंत्रिपरिषद का गठन हो जाएगा। अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद आदि का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों को बर्खास्त करने तथा स्वयं त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद को भंग करने का परामर्श राष्ट्रपति को दे सकता है। आगे देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सर्वाधिक समय तक 16 वर्ष 284 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। कौन? आपके पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। आगे देखिएगा मोरारजी देसाई। तो देखिए मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने और वह प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। कौन? मोरारजी देसाई। वो कौन थे? गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और वह प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री भी थे। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह। ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया था, यानी वो कभी लोकसभा में गए नहीं थे। जबकि विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे थे। ठीक है, कौन? आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह।
देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। 3 प्रधानमंत्रियों कौन कौन से? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। किन किन की? देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी की, लाल बहादुर शास्त्री जी की और इंदिरा गांधी जी की जब मृत्यु हुई तो उस समय ये प्रधानमंत्री के पद पर ही थे। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र तथा राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। पीवी नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, ना ही लोकसभा के ना ही राज्यसभा के। अटल बिहारी वाजपेयी एक कार्यकाल में सबसे कम अवधि मात्र 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट है HD देवेगौड़ा प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय विधानसभा सदस्य थे। किसके सदस्य थे? विधानसभा के सदस्य थे। कौन? HD देवेगौड़ा। अब तक 6 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। कौन कौन से हैं? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, VP सिंह, PV नरसिम्हा राव, HD देवेगौड़ा और नरेंद्र मोदी जी। तो इस तरह से ये आपके 6 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व आपके मुख्यमंत्री भी रहे हैं। आगे देखिएगा, जगजीवन राम ने मंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक कार्य किया। किसने? जगजीवन राम ने मंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक कार्य किया। अब आगे देखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो देखिए, अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। यानी लोकसभा में जितने भी सदस्य होते हैं उनमें से एक अध्यक्ष चुना जाता है और एक उपाध्यक्ष चुना जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, ना कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में। ठीक है, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और जो उपाध्यक्ष होते हैं वह लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, ना कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है। यानी एक दूसरे को ये अपना क्या करते हैं? त्याग पत्र देते हैं। आगे देखिएगा, लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है। हालांकि 14 दिन पूर्व इस आशय की सूचना देनी आवश्यक है। ठीक है, यानी लोकसभा के तत्कालीन जितने भी सदस्य हैं उनके बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है, लेकिन इसकी सूचना 14 दिन पहले देनी आवश्यक होती है। इसके अलावा देखते हैं अन्य तथ्य। तो देखिए, अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदन यानी लोकसभा और आपका राज्यसभा, इनके संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। कौन से अनुच्छेद में? 108 नंबर के अनुच्छेद में। आगे देखिए, लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है और यह अनुच्छेद 118 यानी 118 के 4 पार्ट में है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो इसका निर्णय लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही लेता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक था, जबकि लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। अब देखते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। तो देखिए, सबसे पहले कौन थे लोकसभा के अध्यक्ष? GV मावलंकर, दूसरे थे M अनंत शयनम आयंगर, तीसरे थे आपके सरदार हुकुम सिंह, चौथे N संजीव रेड्डी, GS ढिल्लन, फिर हैं आपके बलिराम भगत, KS हेगड़े, बलराम जाखड़, रवि राय, शिवराज V पाटिल, PA संगमा, GMC बालयोगी, मनोहर जोशी, सोमनाथ चटर्जी, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन और ओम बिरला। तो देखिए, इसमें जो फर्स्ट वाले थे आपके वो इम्पॉर्टेंट है और आपके जो लास्ट के 3 हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन और ओम बिरला। तो देखिएगा, ये आपका ओम बिरला जी का कार्यकाल देख लीजिए, 19 जून 2019 से 24 जून 2024, फिर 26 जून 2024 से अब तक। आगे देखिए,
प्रथम लोकसभा अध्यक्ष GV मावलंकर तथा उपाध्यक्ष M अनंत शयनम आयंगर थे। कौन थे? GV मावलंकर, ये आपके लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो M अनंत शयनम आयंगर थे। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। सबसे अधिक मतदाताओं वाला लोकसभा क्षेत्र मल्काजगिरी, कौन सा? मल्काजगिरी, जो कि तेलंगाना में है। तथा सबसे कम मतदाताओं वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? लक्षद्वीप है। सबसे ज़्यादा वाला मल्काजगिरी, जो कि तेलंगाना में है, और सबसे कम वाला कौन सा है? लक्षद्वीप है, जिसमें सबसे अधिक या सबसे कम मतदाता लोकसभा क्षेत्र से हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। तथा सबसे छोटा कौन सा है? चांदनी चौक दिल्ली है। कौन सा है? चांदनी चौक दिल्ली है। तो देखिए, यहाँ पर मैं अब अपनी वीडियो को एंड कर रही हूँ। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सुझावों को कमेंट के माध्यम से बताते रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।